आज हम कल जो हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या होता है? लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए के खंडों को किस तरह से जोड़ेगा? जैसे कि मान लो ये कोई वेक्टर डीएनए है, इसके अंदर ये कोई जीन ए है और ये है हमारा डिजायर डीएनए। जिसमें कोई जीन स्मॉल ए है। ये जो है ये डिजीज का जीन है और जबकि ये है रेजिस्टेंट का जीन। तो हम क्या करते हैं, इसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इनको तोड़ा जाता है दोनों को, ताकि वेक्टर डीएनए में इस तरह से ये जगह हो जाएगी और जो ए जीन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये डिजीज वाला जीन होता है। और दूसरा जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है उसके द्वारा जो हमारा डिजायर डीएनए है, जहां से हमने जीन लिया है, ये हमने जीन यहाँ से लिया है, ये है जीन ए, रेजिस्टेंट का जीन है, इसको यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद में लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। और जोड़ता कहाँ से है? हमेशा जोड़ना कहाँ से करता है? ये डीएनए के 3' OH और 5' के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। 5' फॉस्फेट पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ेगा। ये वेक्टर डीएनए में ले जाकर हमारा जो रेजिस्टेंट का जीन है, ये रेजिस्टेंट का जीन यहां पर ऐड कर दिया जाएगा लाइगेज एंजाइम के द्वारा। इस तरह से लाइगेज एंजाइम का सबसे ज्यादा उपयोग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर वेक्टर को किसी ई कोलाई बैक्टीरिया की ई कोलाई के अंदर डाला जाएगा ताकि इसकी मल्टीपल कॉपी कर सके और मल्टीपल कॉपी से इसकी मल्टीपल कॉपी बना सके। इसकी क्लोनिंग कर सके। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ई कोलाई लाइगेशन और दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज T4 लाइगेशन। फर्स्ट जो है हमारा ई कोलाई, तो दोनों में ही एक्टिविटी के लिए अलग अलग फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसकी एक्टिविटी के लिए NAD+ चाहिए और इसमें एक्टिविटी के लिए ATP चाहिए होता है और दोनों को ही को फैक्टर की आवश्यकता होती है। ई कोलाई लाइगेशन को भी को फैक्टर चाहिए होता है और बैक्टीरियोफेज T4 लाइगेशन में भी आपको को फैक्टर की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं जो ये दोनों ही क्या करते हैं, डीएनए के 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करवाते हैं। लास्ट पॉइंट है ई कोलाई लाइगेशन के अंदर ये जो होता है, ये लाइगेज एंजाइम डीएनए के ब्लंट एंड को जोड़ने में असक्षम होता है, जबकि जो बैक्टीरियोफेज T4 लाइगेज है वो जीन के जो डीएनए के ब्लंट एंड्स होते हैं उन्हें जोड़ने में सक्षम होता है। ब्लंट एंड इस तरह से मैंने कल बताया था, इस तरह से जो एंड्स बनते हैं उनको हमने ब्लंट एंड्स नाम दिया था। ठीक है, ब्लंट एंड। और यह जीन क्लोनिंग में सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है एक तकनीकी होती है जिसका उपयोग बहुत सारे अनुसंधान क्षेत्रों में किया जाता है।
जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, या न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, और उनके अणुभार के अनुसार और उनके आवेश के अनुसार उन्हें अलग अलग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये एक तकनीकी है जिसका उपयोग प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स को उनके या तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे या फिर उनके चार्ज के बेसिस पे अलग किया जाता है। बेसिस पे इसको अलग किया जाता है इस तकनीकी के द्वारा। और इसमें हम क्या करते हैं, इस तकनीकी के अंदर हमें स्टार्च से बना हुआ एक फिल्म बनाई जाती है जिसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड को लोड किया जाता है। तो यहां पर इस तकनीकी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्च की एक फिल्म बनाते हैं जिसमें इन पदार्थों को लोड किया जाता है, जिसमें इन्हें लोड किया जाता है। किस तरह से, ये एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इस तरह से जेल बनाई जाती है और जेल को जमाने के बाद में इसके अंदर कॉम डाला जाता है जिससे यहाँ पर एक कुछ क्वेट्स बन जाते हैं, कुइया बन जाती है जिसके अंदर हम यहाँ पर इन पदार्थों को लोड कर सकते, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, यानी कि डीएनए, आरएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर लोड किया जाता है और इसको एक कंटेनर में डाला जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से युक्त होता है। यहाँ पर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस चार्ज, यानी कि एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड रखा जाता है, उसे फिर लाइट से जोड़ा जाता है और फिर यहाँ से लाइट दी जाती है ताकि अगर ये जो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर हमने जो प्रोटीन डाला है, अगर ये नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर ये रन करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो कम रन करेगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ज्यादा रन करता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यहां से लाइट यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। इस यूनिट के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है ताकि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और जो न्यूक्लियोटाइड्स है अपने चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करे, चार्ज के अकॉर्डिंग गति करे, ठीक है। और यहां पर और ये होता है एनोड। अगर यहाँ जो पदार्थ अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो वो कैथोड की तरफ रन करेंगे, ठीक है। इस तरह से इनको रन कराया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में। और धनात्मक अणु होंगे तो वो कैथोड की तरफ रन करते हैं, ठीक है। अब हम इसे हम अगर बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस को, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन कौन सी पदार्थ काम में लिए जाते हैं, तो इसके अंदर जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जो मटेरियल काम में लिए जाते हैं उनकी एक लिस्ट है। जैसे कि इसके अंदर फर्स्टली एग्रोस जेल काम में ली जाती है। एग्रोस जेल, इस एग्रोस जेल से ही ये जो स्टार्च की जो हम फिल्म कह रहे हैं ये एग्रोस जेल से बनाई जाती है और ये एक प्राकृतिक पॉलीमर होता है जो समुद्री घास, एग्रोस से समुद्री घास से निकाला जाता है। एक समुद्री घास एक एल्गी है जिससे ये निकाला जाता है और इसका जेल बनाया जाता है। और इसी के अंदर डीएनए के खंडों को उसके आवेश के आधार पर यहाँ पर हम विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ यानी कि हमने अगर यहाँ पर कोई पदार्थ है जो कि नेगेटिवली चार्ज पदार्थ है, प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है, उसे
पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसे हम यहाँ लोड करते हैं ताकि वो रन करके कैथोड की तरफ जाए, और वो जब रन होता है तो उसमें आवेश के आधार पर और उसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर उसमें मूवमेंट होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा भारी होगा वो कम गति करेगा, और जो ज्यादा हल्का होगा वो ज्यादा गति करेगा। ठीक है। साथ ही एग्रोस जेल जो होता है उसके अंदर, अगर हम एग्रोस जेल की बात करें तो इसके अंदर डीएनए के अणु से भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि इसके अंदर डीएनए आसानी से गति कर सके, और इस जेल के अंदर इसकी सांद्रता जो होती है इन डीएनए के अणुओं के आधार पर ही होती है, और इस जेल के ऊपर एक बफर डाला जाता है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर भी यूज किया जाता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर यहाँ पर एक बफर भरा जाता है, यहाँ पर यूनिट के ऊपर ये एक बफर होता है, बफर यूज किया जाता है। और ये जो अंदर वाली जो जेल बनी हुई ये क्या है, एग्रोस जेल है। मान लो एग्रोस जेल बनी हुई, एग्रोस जेल जिसके अंदर, इसके अंदर छिद्रों की जो अगर हम बात करें, जो छिद्र होते हैं उनकी साइज इतनी होती है जिसमें डीएनए अणु आसानी से गति कर पाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज की तरफ वो आसानी से मूव कर पाते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो बफर काम आते हैं वो है ट्रिस एसिटेट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक काम में आता है ट्रिस एसिटेट, ट्रिस एसिटेट, ट्रिस बोरेट, इस तरह से और भी कुछ, और ट्रिस फॉस्फेट बोरेक्स, और ट्रिस फॉस्फेट, ये यूज किए जाते हैं एज अ बफर। ठीक है। इन बफर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रक्रिया होती है इनके अंदर फिक्स टेम्परेचर पे किया जाता है ताकि जेल को आसानी से यह काम कर सके। इसके अलावा इनके अंदर जो हम यूज करते हैं डीएनए या आरएनए, उसके साथ में कुछ डाई को जोड़ा जाता है, जैसे कि इथ्रीडियम ब्रोमाइड, 3-डियम ब्रोमाइड एक डाई होती है। इस डाई को क्या किया जाता है, इस डाई को डीएनए अथवा आरएनए के साथ मिक्स किया जाता है ताकि जो डीएनए या आरएनए होता है वो कलरफुल हो जाए, आरएनए में कलर आ जाए, क्योंकि जो डीएनए होता है वो रंगहीन होता है, और रंगहीन पदार्थ को अगर एग्रोस जेल के क्वेट, जो ये क्वेट से इसके अंदर लोड किया जाएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हम डीएनए आरएनए के साथ में इथ्रीडियम ब्रोमाइड को साथ में एक डाई की तरह यूज किया जाता है ताकि डीएनए जो होता है वो लगभग ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, वो यहाँ पे जब रन करता है तो हमें रन करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो यहाँ पर इथ्रीडियम ब्रोमाइड डाई यूज की जाती है। ये जो डाई होती है वो फ्लोरोसेंस बैंड बनाती है यूवी लाइट के अंदर। ये डाई क्या करती है, यूवी लाइट के अंदर, जब यूवी लाइट के अंदर इस जेल को रखा जाता है तो ये फ्लोरेसेंट पैदा करती है, कुछ चमक आती है इसके अंदर, चमक उत्पन्न करती है ताकि हमें डीएनए के बैंड दिखाई दे, ताकि हमें पता चले कि डीएनए के बैंड कहां तक रन हुए और डीएनए के बैंड हमें आसानी से दिखाई दे। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर डीएनए के जो छोटे और बड़े खंड होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। छोटे खंड ज्यादा तेजी से गति करते हैं जबकि जो बड़े खंड होते हैं वो धीरे धीरे गति करते हैं। चूंकि जो डीएनए होता है उस पर आप सभी को पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए को हम हमेशा यहां पर लोड करेंगे। चूंकि डीएनए जो होता है ऋणात्मक आवेशित होता है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम जब डीएनए को लोड किया जाता है तो डीएनए को जो यहां पर हमें कैथोड की जगह एनोड लगाया जाता है। जब डीएनए को लोड किया जाता है तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पर
यहाँ पर लगाएंगे पॉजिटिवली, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर जब डीएनए को लोड किया जाएगा। जब हम किसको लोड करेंगे, डीएनए को, क्योंकि चूंकि डीएनए जो डीएनए है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसे हम कहाँ लोड करेंगे, कैथोड वाली हिस्से में। यहाँ से हम कैथोड को जोड़ेंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर एनोड को, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ताकि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रन करते हो। रन करने के बाद में यहाँ पर हमें इस तरह से बैंड भी दिखाई देते हैं बने हुए। कुछ बैंड आगे तक जाएंगे, लंबा बैंड होगा इस तरह से। यहाँ पर जो बैंड होते हैं, क्योंकि इस एग्रोस जेल को जब यूवी लाइट के नीचे देखा जाता है, तो इसके डीएनए के साथ में हमने जो इथिडियम ब्रोमाइड डाई डाली होती है, वो एक फ्लूरेसेंट या एक चमक उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमें बैंड का मूवमेंट कहाँ तक हुआ है वह दिखाई देता है। तो ये था एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये जो मैंने फर्स्ट बताया है आपको, ये है जो डीएनए के लिए यूज किया जाता है, वो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज की, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका पूरा नाम है, इसे पेज कहा जाता है, और इसका उपयोग भी इसका पूरा नाम है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके द्वारा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस को, तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी है अभी। एक तरफ आएगी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरी तरफ आएगी हमारी पेज, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज। इसका पूरा नाम है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहां पर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए अथवा आरएनए के खंडों को पृथक किया जाता है, और मोस्टली हम डीएनए का उपयोग करते हैं। अभी जो हमने एग्रोस जेल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया था, वो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का था, जिसके अंदर हमने इस तरह से जेल बनाई थी। जेल के अंदर यहाँ पर हमने क्वेट बनाए थे, जहां पर हमने बताया था डीएनए के खंडों को लोड किया जाता है। जबकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ रन करता है, और जो इनमें मूवमेंट होता है ये इनके आकार के आधार पर होता है। बड़े साइज का जो होगा वो धीरे मूवमेंट करेगा, छोटे साइज का तेजी से मूवमेंट करता है कैथोड से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट होता है पेज। पेज का उपयोग, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है प्रोटीन के अणुओं को, प्रोटीन को पृथक करने में, इसमें डीएनए आरएनए को पृथक करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इसका पूरा नाम है पॉलीएक्रिलामाइड एक्रिलेमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और अभी मैंने बताया इसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रोटीन को पृथक करने में। इसमें जो जेल होती है उसे दो कांच के टुकड़ों से बनाया जाता है। इसका जो इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट जो होती है वो इस तरह से होती है, ये वर्टिकल होता है हमेशा, और इसके अंदर एक तरफ लगा होता है आपका कैथोड और एक तरफ लगा होता है आपका एनोड, और यहाँ पर इस तरह से कुछ क्वेट्स बनाए जाते हैं।
और ऊपर की तरफ यहाँ तक इसमें बफर भरा जाता है। जैसा उसमें बताया था वैसे इसमें बफर भरा जाता है और यहाँ पर सैंपल को लोड किया जाता है। वहाँ पर भी सैंपल के रूप में हमने डीएनए को लोड किया था, यहाँ पे प्रोटीन को लोड किया जाता है। और इसके अंदर जो जेल होती है वो जेल कौन सी यूज की जाती है? पॉली एक्रिलेमाइड जेल। तो यहाँ पर वहाँ पर एग्रोस जेल थी, यहाँ पे पॉली एक्रिलेमाइड जेल यूज की जाती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, इसके अंदर 2 ग्लास की प्लेट्स लेंगे। जैसे कि ये 2 ग्लास की प्लेट्स है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स को आप इस तरह से आपस में जोड़ देंगे, इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद में बीच में इसमें एक कॉर्न डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्वेट्स बन जाएंगे और ये जेल बहुत जल्दी जम जाती है। जैसे एग्रोस जेल जमती है वैसे पॉलीएक्रिलेमाइड जेल भी जम जाती है। और जमने के बाद में इस जेल के अंदर जो छिद्रों का आकार होता है वो भी नियमित होता है और ये जेल क्या करती है, प्रोटीन के अणुओं का मूवमेंट करवाती है, मूवमेंट कराने में सहायक होती है। इसमें से प्रोटीन के अणु आसानी से मूव कर पाते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। और ये जेल जो होती है एक्रोमाइड पॉलीमराइजेशन से बनती है। यहाँ पर प्रोटीन के अणुओं को लोड किया जाता है, यहाँ पर प्रोटीन को लोड किया जाता है। और यहाँ पर ये जो जेल होती है ये एक्रोमाइड की बनी होती है। और इन छिद्रों के अंदर अगर देखा जाए तो क्रॉस लिंकर मिथाइलेशन का चयन किया जाता है। यहाँ पर जो साचा तैयार किया जाता है उसमें 2 ग्लास की प्लेट्स को लिया जाता है, उन प्लेट्स को इस तरह से चिपका के रखा जाता है और बीच में यहाँ पर मटेरियल को लोड किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर इन दोनों सिरों को फिर एक टेम्फिलाइन लगाए जाते हैं चारों तरफ, कुछ इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन्स यहाँ पर जो वेसल्स के अंदर डाले जाएंगे इनको बोलते हैं वेसल्स भी कह सकते हैं। जो प्रोटीन अणु डाले जाते हैं उनके साथ में भी कोई डाई जोड़ी जाती है, जैसे कि यहाँ पर डाई के फॉर्म में डाली जाती है। यहाँ पे जो डाई होती है उसका नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई मिक्स की जाती है। यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई मिक्स करके प्रोटीन के अणुओं को यहाँ पर वेसल्स के अंदर लोड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जब प्रोटीन के अणुओं को लोड किया जाएगा तो केवल प्रोटीन के अणु लोड नहीं किए जाएंगे, प्रोटीन के वहां पर हमने जब डीएनए के अणु लोड किए थे तो इथिलीडियम ब्रोमाइड डाई यूज की थी ताकि उसमें एक अभिरंजन आए। वैसे ही यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल डाई यूज करते हैं प्रोटीन के अणुओं को लोड करने के लिए, ठीक है। इस तरह से जब प्रोटीन के अणुओं को इसके अंदर लोड किया जाता है तो प्रोटीन के अंदर उपस्थित आवेश के आधार पर ये एक सतह से एक जगह से दूसरी मतलब कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। और जो अणु आकार में बड़े होते हैं वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं और जो अणु आकार में छोटे होते हैं वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर ये जो कार्य होता है अणुभार के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और जिनका अणुभार ज्यादा है तो वो स्लोली मूवमेंट करेंगे, जबकि जो प्रोटीन के अणु छोटे हैं जिनका अणुभार कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वो तेजी से एकदम फास्टली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड से लाइट प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर भी। और विद्युत धारा के आधार पर इनमें क्या होता है, जो प्रोटीन के अणु होते हैं उनमें मूवमेंट होता है विद्युत धारा के आधार पर। इसके बाद हम बात करते हैं एक एसडीएस पेज होता है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। इस पेज का अगर हम देखा जाए तो ये पेज का ही रूपांतरण होता है एसडीएस पेज। इसके अंदर प्रोटीन को उसके मास के आधार पर यानी कि उसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अलग किया जाता है। तो इसी का एक रूपांतरित रूप है, इसी का एक मॉडिफाइड रूप है जिसका नाम है एसडीएस। एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये पेज का ही एक रूपांतरित रूप होता है। इसके द्वारा प्रोटीन को उसके मास के आधार पर पृथक किया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन को
मास यानी द्रव्यमान के आधार पर पृथक किया जाता है। इस एसडीएस के अंदर ये पेज का ही एक रूपांतरित रूप होता है। एसडीएस के अंदर प्रोटीन के अणुओं को उनके मास के आधार पर उसे पृथक किया जाता है। इस तकनीकी के द्वारा हम प्रोटीन की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। इस तकनीकी के द्वारा हम प्रोटीन की शुद्धता का, प्योरिटी का इस प्रकार हमने एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले हमने जो एग्जाम्पल के फॉर्म में एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, जिसके अंदर एक बार अगर हम रिपीट करें तो हमने सबसे पहले यहां पर लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, उसके बाद में मैंने बताया था आपको लाइगेज एंजाइम का काम होता है डीएनए के अणुओं को, टूटे हुए खंडों को डीएनए के अणुओं को जोड़ना। और जोड़ता कहां से, 3 प्राइम ओएस से 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। और यहाँ पर स्टार्च की एक फिल्म बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था, डीएनए के खंडों को एग्रेसिव इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग किया जाता है। इसके द्वारा हम इस तरह से अलग अलग जो मटेरियल काम में लेते हैं, एग्रोस जेल हो गया, बफर हो गया, डाइज हो गई, ये सारा हमने बताया। उसके बाद में हमने बात की इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल हम पूरा पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने प्रोटीन का बताया, पेज, और पेज के अंदर मैंने बताया किस तरह से इसको पॉलीएक्रिलामाइड एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यहाँ पर एक तरह से ये वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और वो जो हमने पहले पढ़ा था वो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसके अंदर पॉलीएक्रिलामाइड जेल थी, वहां पर एग्रोस जेल थी, ये डिफरेंस है। और यहाँ पर हमने एक स्पेशल पढ़ा है एसडीएस पेज। एसडीएस पेज अगर हम बात करें, एसडीएस ये पेज का एक रूपांतरित रूप है। यहाँ पर प्रोटीन को उसके मास के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर पृथक किया जाता है। थैंक यू सो मच।